नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। ईरान में हिजाब के खिलाफ जंग चल रही है और अब ये प्रदर्शन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच चुका है। वहां ये महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान की जंग है। वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं आ पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है? क्या हिजाब पहनने से एक सच्चा मुसलमान कहलाता है व्यक्ति? इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे अपने विशेषज्ञों से। हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम खान, जयपुर से, जानी मानी लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर से अब्दुल हक साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ शेख निजामुद्दीन साहब जुड़े हैं दिल्ली से, जो कि इस्लाम के जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। सबसे पहला सवाल मैं तस्नीम से करना चाहती हूँ। तस्नीम, आप हिजाब के मुद्दे को देख रही हैं लगातार। ईरान से अब दूसरे देशों में पहुंच चुका है। साथ ही साथ भारत में जो जिस तरह से कर्नाटक में विवाद शुरू हुआ था, इन दोनों घटनाओं को आप किस तरह से देखती हैं? और भारत में ये अलग लड़ाई है, ईरान में ये अलग लड़ाई है। बिल्कुल, ईरान में इस तरह से अलग लड़ाई है कि वहां शाह के खिलाफत जो हुई, तो वहां पर बाजारवाद की खिलाफ एक क्रांति हुई। उसके बाद जो दूसरी वहां पर सत्ता आई, इस्लामिक सत्ता आई, तो उन्होंने महिलाओं के लिए हिजाब जो है वो जरूरी कर दिया। जबकि इससे पहले ईरान जो है बहुत ही आधुनिक कंट्री हुआ करता था। तो महिलाएं अपने जो एक पीढ़ी पहले की महिलाएं जिस तरह से रहा करती थी, तो अपना हक मांग रही हैं कि हमें वैसे ही रहना है। तो किसी भी इंसान का ये हक है कि उसे कैसे रहना है, इंडिविजुअल कैसे रहना है। तो ये बिल्कुल उनके हक की बात है कि ये वो तय करेंगे कि उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। और हिजाब जो है, हिजाब से धर्म का मसला जो है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वो इसलिए भी नहीं करता है कि क्योंकि इस्लाम कहता है आपका ईमान आपके साथ, मेरा ईमान मेरे साथ। तो ये ईरान की बात हुई। हम भारत की बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि सिर्फ हिजाब की बात ना करें, यहाँ पर हर सोच के प्रति जो असहिष्णुता है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई तरह की सोच के, कई तरह की धर्म के, कई तरह की जातियों के, कई तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर धार्मिक तौर पर चलती हैं। सिर्फ दो या तीन धर्म यहाँ पर नहीं है। तो लेकिन जो हम सहिष्णुता के साथ में रहे थे, सभी को जो हम एक दूसरे को यहाँ पर जिस तरह से हम एक्सेप्ट करते थे, जो जैसा है उस तरह से एक्सेप्ट करके हम रहते थे। तो अब सहिष्णुता जो है वो असहिष्णुता यहाँ पर कहूंगी कि हर मुद्दे पर बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक हिजाब की हम बात करें तो मुझे लगता है कि जब हमारे पास दो चीजों में से एक को चुनना होता है, यहाँ पर एजुकेशन और हिजाब का मसला है। यहाँ सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है। कर्नाटक की हम बात करें तो बात सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं है। वो एजुकेशन और हिजाब में से आपको किसी एक को चुनना है, तो मुझे लगता है मुझे एजुकेशन को चुनना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम सभी को उन लड़कियों की एजुकेशन को चुनना चाहिए। अगर वो हिजाब पहनकर उनको ये स्वतंत्रता मिलती है कि वो पढ़ सकें, वो कॉलेज जा सकें, वो स्कूल जा सकें। क्योंकि हम पूरे इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, पूरे समाज की, मैं हिंदू या मुस्लिम पर नहीं जा रही हूँ, हम पूरे इंडियन पेट्रियार्की की बात करते हैं। तो यहाँ स्कूल कॉलेज तक जाती जो बच्चियां हैं, उनको अपने फैसले खुद लेने का हक नहीं दिया जाता। पूरे इंडियन हम बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग आ जाते हैं। तो वहां पर जब अगर पेरेंट्स उनको ये इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है, आप हिजाब के साथ में आप पढ़ो, आप नौकरी करो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें प्राथमिकताएं देखनी चाहिए। अगर हमने एजुकेशन को प्राथमिकता में नहीं लिया, तो उन बच्चों की एजुकेशन जो है वो छूट जाएगी। अगर शर्त ये है कि बिना हिजाब के वो नहीं भेजेंगे, तो वो नहीं भेजेंगे। तो इसमें अल्टीमेटली जो लॉस यहाँ पर हो रहा है वो पूरी तरह से उन बच्चियों का हो रहा है। हम उन बच्चों को उस अधिकार से महरूम कर रहे हैं, शिक्षा के अधिकार से महरूम कर रहे हैं, यहाँ पर हिजाब को आड़े ला रहे हैं। तो ये जो असहिष्णुता है, चाहे वो हिजाब को लेकर हो,
हम यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनके भविष्य के लिए नहीं देख रहे हैं, जबकि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र उनको पढ़ने की का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। तो हम उन्हें लोकतांत्रिक एक अधिकार से वंचित कर रहे हैं सिर्फ एक हिजाब की वजह से। मुझे लगता है कि हिजाब की वजह से या ड्रेस की वजह से मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ी ही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बात आपके इस सवाल पे इस तरह से खत्म करना चाहूंगी कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ी। तो कई बच्चियां वहां पर जब आती थी सरकारी, आप जानते हैं कि हर जगह माइनॉरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन है। तो कई बच्चियां जो है, हम मुस्लिमों में से जाती थी, तो कई बच्चियों के पेरेंट्स ये बोलते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उस वक्त भी टारगेट था कि आप घर घर जाके बच्चियों को लाओगे, तो वो मुस्लिम इलाकों में आती थी और बच्चों को स्कूल लाने के लिए मोटिवेट करती थी। तो उनके पेरेंट्स कहते थे नहीं, हम स्कर्ट में बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो फिर वो टीचर्स बोलते थे ठीक है, आप उनको सलवार कमीज में भेज दो। तो कितनी ही बच्चियां सिर्फ इस वजह से पढ़ पाई कि उस उन टीचर्स ने, उन स्कूलों ने सहिष्णुता दिखाई कि वो कुछ भी पहन के आए, उनके लिए पढ़ना जरूरी है। तो ये बेहद खूबसूरत बात है कि हमारी प्राथमिकता जो है, उनके मौलिक अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है शिक्षा लेना, शिक्षा का अधिकार उनका। तो उस पर हम काम करें, ना कि यहाँ पर प्रायोरिटी जो है, मुझे नहीं लगता कि हिजाब। जी, अब्दुल हक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि तस्नीम ने कहा कि शिक्षा और हिजाब में से हमें शिक्षा को चुनना है। ऐसे में यदि हिजाब पहनकर लड़कियां आना चाहती हैं स्कूल में तो वो आए, लेकिन यहाँ एक सवाल और है कि हर स्कूल में कुछ नियम होते हैं। यदि किसी शैक्षणिक संस्था ने अपने यहाँ पर एक ड्रेस कोड बनाया है तो हमें तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये जायज है कि हम उस शैक्षणिक संस्थान के नियमों का उल्लंघन करें या फिर वहां जाना ही बंद कर दें? आपकी राय? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कुछ कोड बना रखे हैं, हमारे यहाँ ये ड्रेस पहननी है, ये बुक्स पढ़नी है, ये सिलेबस चलेगा, ये एग्जाम होगा, तो हम पहले से तय कर लेते, जैसे एडमिशन लेते हैं ये हमारा उनका मुआहदा तय हो जाता है कि हम वो फॉलो करेंगे। अब बाद में उसकी मुखालफत करना बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात है मेरी समझ से। और रही बात ये कि भाई हमें चॉइस क्या करना है या चुनना क्या है, तो आज के दौर में ये कहना कि हम तालीम या एजुकेशन को चॉइस करें या ना करें, चुने ना करें, चुने या ना चुने, ये तो मतलब एक ऐसी बहस है जो खत्म हो चुकी है। अब सारी दुनिया और यहाँ तक कि गरीब से गरीब तबका, वो लोग जो जिन्हें कहा जाता है कि ये इलिटरेट हैं, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है, मानते हैं वो लोग कि भाई तालीम या एजुकेशन ही है जो हमें आगे ले जाएगा, हमें और अच्छे मेयार पे ले जाएगा। तो उसमें चॉइस की बात नहीं, तालीम तो मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है, वो किसी भी सूरत में हासिल की जानी चाहिए। हाँ, ये सही है कि अगर कोई एक चाहे वो छोटा ही वर्ग क्यों ना हो, अगर वो कह रहा है कि भाई हम ड्रेस कोड में थोड़ा सा लचक चाहते हैं, तो मेरे समझ से स्कूलों को इसका परमिशन देना चाहिए। जैसा कि वो नसीम साहिबा बता रही थी अभी, जिस स्कूल में वो उन्होंने पढ़ा, वहां बच्चों को लाने के लिए और बच्चियों को लाने के लिए घर वालों ने कहा कि भाई हम सलवार पे भेजेंगे और स्कर्ट नहीं पहनाएंगे। ठीक है, तो स्कूल ने उनको परमिट कर दिया कि ठीक है, आप क्या नाम है, ड्रेस कोड जो है आप पे कंपल नहीं किया जाएगा कि नहीं आप स्कर्ट ही पहन के आइए। असल में हमारा माशरा या सोसाइटी अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहनी तौर पे, जहां जी, हम जिसको अश्लीलता कहते हैं या नंगापन कहा जाता है, उसको सही मानों में डिफाइन करें या सही मानों में समझ पाए। अभी वक्त लगेगा। मेरे समझ से स्कूलों को भी कुछ थोड़ी मुझे मोड़ी लचक उनको दिखानी चाहिए कि भाई तालीम जरूरी है, और ये बच्चे जो हैं, माना कि उन्होंने गलत किया, झगड़ा किया, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अभी नहीं छोड़ सकते इसको, हिजाब पहनेंगे, तो हिजाब वो बाहर ही पहनती है, मैं समझता हूँ। क्लासरूम के अंदर कोई हिजाब नहीं पहनता। जी, क्लासरूम में कोई हिजाब पहन करके बैठता नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। बाहर निकल के पहनते होंगे,
पहनते हैं। तो इतनी इजाजत फिलहाल दी जानी चाहिए, इसलिए कि अभी मैं समझता हूं कि हमारा समाज जो है ये अभी ट्रांजिटरी पोजीशन में है, अभी बदल रहा है, इसको बदलने में अभी टाइम लगेगा। अब ये कि किसी एक ग्रुप को मान लीजिए उनकी ऑर्थोडॉक्सी है और बहुत पुरानी रस्में रवायात चली आ रही हैं, वो अभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बना पे उनको एजुकेशन से महरूम कर दिया जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी सही है कि उनको भी सोचना चाहिए कि स्कूल के जो कोड हैं या उनके जो क्या नाम है शरायत हैं, उनको हम बहुत ज्यादा खत्म नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं समझौता करना चाहिए। बहरहाल मेरा अपना मानना है कि ये तालीम जो है जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रिफॉर्म आते जाएंगे। मुझे किसी का कहा हुआ एक सेंटेंस याद आता है कि किसी ब्रिटिशर ने अपने वो महारानी को या पार्लियामेंट को लिखा था कि अगर इंडिया में एजुकेशन ऐसे ही प्रमोट होती रही, खासतौर से वेस्टर्न एजुकेशन, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मतलब ये कह लीजिए कि आजादी नहीं मिली, तब यहाँ ब्रिटिश रूल चल रहा था, या उससे पहले वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उनका ये कहना था कि अगर ये एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन हमें भारत से हाथ धो लेना पड़ेगा, ये आजाद हो जाएंगे। इसलिए कि एजुकेशन इन्हें वहां ले आके खड़ा कर देगी जहां हम मजबूर हो जाएंगे इनका हक देने के लिए। तो मेरी समझ से एजुकेशन को फोकस करना चाहिए, और कहीं अगर समझौते की जरूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा तबका है इसको आगे बढ़ करके थोड़ा सा समझौता करना चाहिए। इसलिए कि जो जाहिल है, जो अनपढ़ है, जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, वो तो सोचता ही नहीं है वहां तक जहां तक आप सोचते हैं, या वो सोसाइटी का वो ग्रुप सोचता है जो ऊपर है, जो पढ़ा लिखा है। दूसरे लोग उतना नहीं सोच पाते, तो उनके साथ कुछ रियायत की जानी चाहिए, मेरा ये सजेशन है। लेकिन ये नहीं कि कोई स्कूल अपने रूल्स और कोड को खत्म कर दे, मेरा ये मुतालबा नहीं। जी, शेख साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हक साहब ने कहा कि अभी बहुत से पिछड़े लोग हैं जो कि उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर उनका हम दिमाग बदलने की कोशिश करें, हम ये कोशिश करें कि उन्हें एक तरह के मानसिक बदलाव की जरूरत है या जागरूकता लाने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसे तबके तक सीमित है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर अभी आधुनिक बहुत पढ़ाई कर रहे लोग जो हैं, या बहुत आधुनिक हो चुके लोग भी इस तरह की परंपराओं को मान रहे हैं? आपका क्या इसमें आपका आकलन क्या है? सलाम, आदाब। हाँ मैडम, मैं इस ताल्लुक से और मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, ये कि असल में इसके पीछे जो बात असल है वो है आस्था। ये क्या कोई भी रीति रिवाज है या कोई काम है, कोई अमल है, उसके पीछे जब आस्था और अकीदा भी शामिल हो जाए तो ज़रा उसकी नवैयत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। असल में पर्दा, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुस्लिम माशरे में, समाज में पर्दे को इस्लाम से जोड़कर बताया गया है और इसके बारे में बहुत ताकीद आई है और बहुत ताकीद की गई और किया जाता रहा है ज़माने से, काफ़ी ज़माने से। तो ये एक हिस्सा बन चुका है लोगों में, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो तो ये जानता है कि पर्दा करना लाजिम है, ज़रूरी है, चाहे वो ना करता हो, लेकिन वो समझता है कि पर्दा जो है बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस सिलसिले में दो बातें करना चाहूँगा मैं, कि पर्दे का जो दीन से, इस्लाम से जोड़ा गया, इसकी वजह से ये अकीदा बन गया। अब वो ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे जब रोका जाता है तो रिएक्शन सब में होता है, चाहे पर्दा कोई करता हो, मानता हो, न मानता हो, लेकिन ये समझता है कि हमारे इस्लाम पर, हमारे आस्था पर, हमारे अकीदे पे हमला हो रहा है, इसे रोका जा रहा है। तो ये एक बात होती है जिससे कि दोहरा नुकसान होता है। सामने वाला का जो इंटेंशन होता है वो भी सही नहीं होता है, इनका जो रिएक्शन होता है वो भी सही नहीं होता है। दरअसल हिजाब है क्या, बात इस पे होनी चाहिए। दो बातें,
एक तो हम बताएं कि हिजाब रियल में क्या है, समाज में क्या है, तो एक दूसरी बात है कैसे निपटें, कैसे हल करें। मिसाल के तौर पे हमने ऐसे भी स्कूल देखे हैं, आंगनबाड़ी है, क्या मकसद है आंगनबाड़ी में का कोई ड्रेस कोड है? कोई बच्चा जिस हाल में आ जाए आए तो सही, पढ़े तो सही, शुरुआत तो करे। इसी तरह हमारा जो समाज है वो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एजुकेशन की तरफ हम अग्रसर हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी तरह स्कूलों में भी ड्रेस कोड है, वहां भी छूट दी जाती है ताकि लोग आना शुरू करें। हाँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जो ड्रेस कोड तय करें उसको फॉलो किया जाना चाहिए और उसकी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन जब आप पहले से कोई आ रहा हो, कर रहा हो, फिर उसको रोकें, एक खास ग्रुप के तरफ से रोका जाए, एक पॉलिटिकल उसको उसके साथ उसके पीछे वो कोशिश हो, तो फिर ये इसका रुख बदल जाता है, खराब हो जाता है। जबकि सही माने में हमारे समाज में फैली हुई बात ये पर्दा जिसको कहते हैं, जिसका नाम बुर्का रखा गया है, नकाब रखा गया है, स्कार्फ रखा गया है, दरअसल इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। सही बात ये है, ये बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, बताना चाहिए कि हिजाब जो है ये तकरीबन कुरान में हिजाब मुंह ढकने के लिए आया ही नहीं है। अब्दुल हक साहब हमारे बहुत इस्लाम के स्कॉलर हैं, इस्लामी मालूमात अच्छे रखते हैं, वो हमें बताएंगे वो कि इस्लाम का जो हिजाब है, हिजाब के बारे में जो बात कही जाती है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल ये मुंह ढकने का नाम ही नहीं है। और इसके लिए जो दूसरा सूरत 33 आयत नंबर ये 59 में कहा गया है कि ऐ मोहम्मद, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को, मुस्लिम औरतों को भी आप बता दें कि वो जब बाहर निकला करें तो वो चादर डाल लिया करें। ये है। अब किसी ने उसको घूंघट बना दिया, किसी ने पल्लू बता दिया, किसी ने कुछ कर दिया और उसका डेवलप करके उसका एक बकायदा ड्रेस कोड बना दिया, उसका नाम बुर्का रख दिया। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो बात कही जा रही है कि समाज एक सभ्य हो, सलीकेदार हो, तमीज हो, अदब हो, मुहज्जब हो, तहजीब याफ्ता हो, है ना, जिसे हम सभ्य कहते हैं बकायदा आम भाषा में, है ना, ये सभी लोग समझते हैं इस बात को। तो इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है कि उसको मुंह ढका जाए, या बुरके का या नकाब का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और इसको इस अंदाज से पेश करके लोगों में आस्था का हिस्सा बना देने से दुश्वारी बढ़ जाती है, समस्या बढ़ जाती है, फिर इससे रोकना या समझाना मुश्किल हो जाता है ना। तो जिस तरह से कर्नाटक में हुआ वो भी एक गलत तरीका था, जिसने किया वो भी गलत था, लड़कियों ने अडिग हुई वो भी गलत था, जिस तरह से रोका गया वो भी गलत था। असल में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसमें डिस्कशन होनी चाहिए, इसको बताना चाहिए, हमें समझाना है, हमें बकायदा इसके बकायदा रोष नहीं पैदा करना है समाज में। अभी आपने देखा, चलिए तो हिंदुस्तान की बात है, कर्नाटक की बात है, अभी ईरान में क्या हुआ? ईरान तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन जब आपने जब्र किया, आपने तशद्दुद किया, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, तो वहीं हजारों औरतें बाहर आ गई और उठा के अपना नकाब और बकायदा स्कार्फ उड़ा फेंका उन्होंने। ये एक वो विरोध का एक तरीका था। हालांकि वो पर्दा कर रही हैं, स्कार्फ भी लगा रही हैं, लेकिन तरीका अच्छा हो, महजब हो। उनका कहना यह है कि आप जब्र ना कीजिए, आप कोई पहनना चाहता है पहन ले, आप रोकिए भी नहीं, लेकिन कोई नहीं पहनना चाहता है तो उसका पहनाइए भी नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इसका धारणा से, इस्लामी सोच से, इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है, समाज से है, तहजीब से है, रहन सहन से है। कोई अगर ऐसा करता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी संस्था में जाकर, एयरफोर्स में कोई है, अब कहे मैं नकाब पहनूंगी, कैसे पहन लेंगे आप? डॉक्टर है, उसका ड्रेस कोड है, आप कैसे पहन लेंगे आप? तो ये तरीका है ना, लेकिन इसके लिए हमें अवेयरनेस पैदा करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। जी मैडम, कोई बात होगी? लेकिन ये जागरूकता कैसे आएगी? आपने कहा कि इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है हिजाब, तो लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं मानते, वो तो इसे इस्लाम से जोड़ कर देखते हैं। तो अब इसको किस तरह से लोगों को समझाया जाए? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है? क्या आप जैसे विद्वान जो हैं वो इसको सही तरह से पेश कर पाने में असमर्थ रहे हैं, या कोशिश ही नहीं की गई है? किस तरह देखते हैं अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर में देखें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सही जो है, असल बात यही है कि ये बात फैली कैसे, फैलाई किसने, बनाया कैसे, कैसे बन गया ऐसा समाज
तो दरअसल इसके पीछे हमारे जो मजहबी जो उलमा हैं, जिसको उलमा मौलवी कहते हैं या आलिम कहते हैं, जो मदरसे से निकले हुए लोग होते हैं, फिर वो जलसा जुलूस यही करते हैं, तकरीरें यही करते हैं, और ये बड़े बड़े जुलूस में या मस्जिदों में या जलसों में ये खिताब यही करते हैं, लोगों को एजुकेट यही करते हैं, जुमा में, 5 वक्त की नमाज में। अब मैं तो ये समझता हूँ कि दरअसल इन्हें भी बताने की जरूरत है कि सही बात तो ये है कि मूल जो ज्ञान है कुरान का, वो सही बात है कि इनको भी नहीं है। आप हाँ। इनसे पूछे कि बकायदा जलबाब क्या चीज है, नहीं बता सकते, हिजाब क्या चीज है, नहीं बता सकते, वो वही बताएंगे जो प्रचलित है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को भी चाहिए, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको भी चाहिए कि मदरसे में उलमा से, बाहर के उलमा से, जो ऐसे जो समाज के इस पोजीशन में है, वो जो तकरीरें करते हैं, वो लोगों को जो बताते हैं, जैसे में जो है लोग खिताब करते हैं, ऐसे लोगों का से बातचीत होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि दरअसल ये क्या चीज है, कुरान में कहाँ है, कैसे है, इस पर बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो भी समझें। जब तक वो नहीं समझेंगे, समाज पर देखिए, हम जब भी कुछ कहते हैं, हमारे समाज के ही लोग कुछ कहते हैं कि साहब आप तो मौलवियों के खिलाफ हैं। मौलवी तो हमारे यहाँ 5-6% है मुश्किल से। हमारे समाज में मौलवी की जो तादाद है वो 5-6% है, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं कहता हूं कि असल में बात यह है कि 5-6% जो मौलवी है, हमारे 95-94-95% लोगों के सर पे यही सवार है। जी। भाई जहन, फिक्र, सोच तो यही बना रहा ना, समाज पे कंट्रोल तो नहीं है। अगर ये ठीक हो जाए, ये समझ जाए, सही बात समझ जाए, तो समाज का इस्लाह करना, सुधार करना, अवेयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरी राय ये है कि इनसे डायलॉग किया जाना चाहिए अलग अलग तौर पर, चाहे वो सरकारी लेवल पे भी हो सकता है और समाजी लेवल पे भी हो सकता है, ये किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। हम जब रद्देबल करते हैं रिएक्शन में, तो ऐसा लगता है कि वो हमला हो रहा है, और ये एक समाज के जरिए दूसरे समाज पे हमला है, जो मुनासिब नहीं है। इससे नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता है। कर्नाटक में हमने देखा है ना, जो है, तो कोर्ट ने जो फैसला दिया, एक जज जो है, उन्होंने आजादी दी। भाई ड्रेस कोड है, एक पहनावा है, उसका जी चाहता है पहने, जी चाहता है ना पहने, ठीक है, लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं साहब इसमें पाबंदी होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए हमें, और हमें समाज को अवेयर करना है, बताना है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं अपने तौर पे मैं कर रहा हूँ, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अब धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं। जी मैडम। जी जी जी। तस्नीम, आपने शेख साहब को सुना, हक साहब को सुना। एक बात निकल के सामने आ रही है कि कम्युनिटी के भीतर से ही जो है, जो सही चीजें हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए। आपका क्या तजुर्बा है? क्या आपको लगता है कि बड़े स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, इस तरह की गोष्ठियां होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो सही बात है कुरान के हवाले से जो वो बताई जा सके? आपका क्या तजुर्बा है इसे लेकर? बिल्कुल, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रभाव अभी हमने बात की, शेख साहब ने बात कही उलेमाओं की, मौलवियों की, तो उनका असर इतना बड़ा है कि वो हम लोगों को या जो भी जागरूक करने चाहता है उनको बाइकआउट करते हैं। तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई है इस वक्त से। अगर आज से भी हम शुरू करते हैं तो ये एक बहुत लंबा मसला है, बहुत कई सालों तक चलने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मुस्लिम तबके को देखें तो यहाँ पर अगर उनकी शैक्षणिक स्तर को हम देखते हैं, उनकी शिक्षा के स्तर को देखते हैं, तो जो लोग पढ़ लिख गए, जिन लोगों ने अच्छी नौकरियां कर ली, तो उनका तबका जो है अलग कर दिया गया। उनको लोग अपने साथ मिलाकर नहीं रख पाते। बाकी जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने साथ उनको रखना जो है ठीक नहीं समझते। उनको लगता है कि इनके साथ से हमारे घर के जो है जो हमने इस्लामिक तौर तरीके अपना रखे हैं, इनकी वजह से हम लोग इस्लामिक नहीं रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं और वो लोग बिल्कुल अलग भी हो गए। तो यहाँ हिस्से बट गए हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने नौकरियां की है या जिनके घरों में खुला माहौल है, जहाँ की बेटियां बहुएं नौकरियां कर रही हैं या अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छा अचीव कर रही हैं,
तो वो उस अचीवमेंट को देखकर भी अपनी बेटियों के लिए बाकी दूसरी तरफ के लोग आगे नहीं आते हैं, बल्कि वो आज भी यही सोचते हैं कि ये अलग है, ये गैर इस्लामिक तौर तरीके पर रहने वाले हैं, तो उन्होंने एक दो भागों में बांट दिया गया है। अगर मान लीजिए मैं जाकर बैठती भी हूँ उनके बीच में, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इसने दुपट्टा सर पर नहीं ओढ़ा है। तो इन चीजों से मैं खुद भी गुजरती हूँ कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब हालांकि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट से जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनसे मैं हमेशा बातचीत करने के लिए स्कूल कॉलेज, जो मुस्लिम स्कूल है कॉलेज हैं जयपुर में, वहां मैं जाती रहती हूँ और उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए जाती रहती हूँ। तो मैंने यही देखा है कि वो इसी नजरिए से समझेंगे कि इस्लाम के नजरिए से उनको समझाना पड़ता है कि तालीम जो है वो सबसे पहली सूरत जो उतरी थी तो वो तालीम को लेकर थी। तो उनको वो समझ में आता है। फिर उनको कहते हैं कि नहीं, हम हिजाब बुर्का ये नहीं, ठीक है आप हिजाब बुर्का लगवाइए उनको, लेकिन आप उनको पढ़ाइए जरूर। फिर उनको इस तरह से मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ कि उनको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे 3 तलाक का मसला हुआ, जिस तरह से औरतें बेवा हो जाती है, फिर वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, तो वो डिपेंड ना हो उसके लिए आप पढ़ाई के साथ नौकरी करवाइए। तो ये बात उनको समझ में आने लगी है कि किसी भी तरह से वो बुर्का पहन के जाए लेकिन नौकरी करे। तो कुछ बच्चियां जो है नौकरी के लिए जाने लगी हैं। तो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन प्रायोरिटी, जो मैंने पहले भी कहा है कि प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है। जहाँ एजुकेटेड हो जाएगा हमारा समाज, वहां से ये सारी प्रथाएं दूर हो जाएंगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, जैसे वो नौकरी के पूरे उस माहौल में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनको जब लगेगा कि ये गलत है, मैं खुद के साथ गलत कर रही हूँ, मैंने ये हिजाब क्यों पहना है, जब उसके सामने सवाल खड़े होंगे वो अपने आप उतारेगी। तो मुझे ये लगता है कि इस मसले का हल भी एजुकेशन है कि सबसे पहले वो जैसे भी चाहें हम उन्हें किसी न किसी तरह से उनको एजुकेशन के लेवल पे लाएं, स्कूल कॉलेजों में लाएं, उनको आगे पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए करें। उसके साथ ही वो घर बैठ के किस किस तरह की कोर्स करती है, तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस आए। तो मैं ऐसी खोज खोज के उन लोगों को, चाहे 2 लड़कियों को ही बता सकूं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ और बताती हूँ उन कॉलेजों में जाके। तो वो मेरी बात सिर्फ इसीलिए सुनते हैं क्योंकि मैं वहां जाकर बुर्के हिजाब की बात नहीं करती हूँ, जबकि ये बिल्कुल निहायत गलत। मैं मानती हूँ एक लोकतांत्रिक देश में कि आप अपनी जो नागरिकता की आजादी की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी किसी के कहने से आप ना पहनो, या अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? आपने बुर्का और हिजाब पहन रखा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो आपकी अभिव्यक्ति वहां पर रुक जाती है। मैं उन लड़कियों से जब हम मिलते हैं तो वो लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं, धीमे आवाज में बात करती हैं, उनके पास अपना कोई विचार नहीं होता है। तो उन विचारों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये चुना है, मैंने ये रास्ता चुना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप उनकी जिंदगियों में किस तरह से जो है हिजाब जो है दूर करूं। तो वो उसके लिए मेरी प्राथमिकता हमेशा एजुकेशन रही है। सेकेंडरी की वो जॉब करें और वो अपने आप समझेंगी, वो अपने आप उतारेंगी, तब कहीं जाकर इस मसले का हल हो पाएगा। हम डायरेक्ट अगर किसी का दरवाजा खटखटा के और बोलते हैं कि आप हिजाब और बुर्का क्यों पहनती हैं, तो वो दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर देते। ठीक है, इसी तरह से मैं पत्रकार हूँ, तो जैसे जैसे ऐसे जो उलेमाओं और मौलानाओं की बात कही है, तो मेरी उनकी यहाँ पर नहीं बनती है, तो मैं उनकी जितनी भी कार्यक्रम होती है मैं जाती जरूर हूँ, ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं कि आप हमेशा महिलाओं के फर्ज ही क्यों बताते हो, इस्लाम ने जो उनके हुकूक दिए हैं वो क्यों नहीं बताते हो? इस्लाम में ये कहीं नहीं है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, सबके लिए इल्म लेना जरूरी है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि सिर्फ पुरुष ही इल्म लेंगे और नहीं लेंगे। और जो वो कुरान घर घर जाकर बांटते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि आप किताबें बांटिए। कुरान तो हर गरीब मुसलमान जो है वो भी अपने घर में रखता ही है, अगर वो मुसलमान है तो इसकी जरूरत नहीं है। हमें दीनी तालीम जो है वो मिलती ही है, दीनी तालीम से कोई महरूम यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि है, अगर गरीब भी सबका है तो। लेकिन यहाँ पर जो
इस्लाम एक आधुनिक मजहब रहा है जिसने दीन के साथ दुनिया को जोड़ा है। तो हम इस दुनियावी तालीम का एक बड़ा हिस्सा बने। हमें किसने मना किया कि सरकारी स्कूलें जब बनी आजादी के बाद तो वो सभी के लिए थी। मुस्लिम अगर पीछे रह गए हैं उस पढ़ाई में, अल्पसंख्यक अगर पीछे रह गए हैं, तो उनको किसी सरकार ने नहीं रोका था वहां पर। और कर्नाटक की भी, मैं जब हम दोबारा से मैं घूम के अगर वहीं आती हूँ, कर्नाटक की बात करती हूँ, ड्रेस कोड की हम बात करते हैं, तो जब लड़की ने एडमिशन लिया तब भी तो वो उस हिजाब या बुर्के में गई होगी, उसी में गई होगी। उसको देख के ही या फिर उसके पेरेंट्स गए होंगे, उनको देख के उन्होंने वहां पर दिया होगा। मैं मेरे बेटे के स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां जाती हूँ, तो वहां पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहां हिजाब लगाई हुई भी एक बच्ची है जो स्कर्ट पहन के आती है। वहां पर पंजाबी सिख बच्चा है जो पगड़ी लगा के आता है। तो आप धर्म की प्रैक्टिस को इतनी आसानी से किसी ड्रेस कोड के नाम पर नहीं रोक सकते। उनकी अगर एजुकेशन इसके नाम पर रोकते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर असहिष्णुता भर चुकी है किसी भी उसके लिए। हिजाब की लड़ाई अपनी तरह से अलग है और शिक्षा की लड़ाई अपनी तरह से अलग है। मैं इन दो चीजों को अलग अलग करती हूँ। जी, हक साहब, हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि ईरान में जिस तरह से जो कि एक शरिया से चलने वाला देश है, जब वहां लड़कियां इतना मुखर होकर आगे आ गई और उन्होंने एक तरह से क्रांति ला दी इसको लेकर, भारत में अभी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि भारत तो संविधान से चलता है? कंपल्सन जो है कि नहीं, आप हिजाब छोड़ दीजिए, पगड़ी छोड़ दीजिए, तभी हम आपको पढ़ने देंगे, ये अच्छी बात नहीं। रही बात जो आप करें ईरान वाली, देखिए ईरान में अगर उन्होंने इतना ज्यादा जो है एक्सट्रीम तो तरीका ना अपनाया होता जैसा कि उन्होंने किया, कि बताया जाता है कि एक लेडी कोई बेचारी वो बगैर स्कार्फ के खाना खा रही थी या होटल में गई हुई थी, और उस पे उनको पकड़ा, उठाया, मारा, यहां तक कि वो मरी गई। निहायत अफसोस की बात है। और उसके रिएक्शन में ये एक पूरी तहरीक चल गई वहां पे, उन्होंने अपने स्कार्फ जो है जला दिए। वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहा जा सकता। जब कोई बात रिएक्शन में होती है तो उसमें पॉजिटिविटी कम होती है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये सही है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि पूरा गल्फ, अरब गल्फ, ये भी बदलाव चाह रहा है और कर रहा है, बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा है। हिंदुस्तान में या भारत में जो पॉपुलेशन है, खास तौर से मुस्लिम पॉपुलेशन, ये बहुत ही गरीब भी है और बहुत ज्यादा, ये अनपढ़ कहा जा सकता है। इसमें अवेयरनेस कम है। ज्यादातर लोग, गरीबों के हाल तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ खाने पीने तक उनका मसला है, और कोई चीज, जैसा कि आपने कहा कि वो कुरान की तालीम होती है उनके यहाँ और वो दीन जानते रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। किताब रखे रहना और बात है, कुरान का जानना और उसको रखे रहना, दोनों में बड़ा फर्क है। हमारा अलमिया या ट्रेजरी ये है, खासतौर से मुस्लिम की, कि वो कुरान किताब तो रखे हुए है, उसको पढ़ता नहीं। अगर पढ़ता है तो रिचुअल्स की तरह से उसको इस्तेमाल करता है, पढ़ा, चूमा, उसके बाद रख दिया, उसका वो मतलब जो है पवित्र मानता है, बस उस पे को अप्लाई करना जहां तक है वो नहीं करता। जहां तक ये शेख साहब बता रहे थे अभी आपको लोगों को, कि कुरान जो कहता है कि औरतें जब बाहर निकलें तो जिलबाब डाल लिया करें, चादर या पर्दा जो भी कहिए आप, लेकिन आगे की लाइन जो है उसकी ये कहती है कि ताकि वो पहचान ली जाए और कोई उनको तंग ना करे। हमने देखा है यहाँ हमारी भारतीय सोसाइटी में भी बहुत कुछ ऐसा दिखता है, बाहर भी रहा होगा। और आप सोच लीजिए कि आज से 1500 साल पहले अरब का क्या हाल रहा होगा, जहां खाने पीने की भी दिक्कत बहुत ज्यादा थी। तो कपड़े तो बहरहाल कम रहे, हमारे यहाँ भी कम थे। अब जाकर के हालात बदले हैं, हमने कपड़े पूरे पहनने शुरू कर दिए, 2 कपड़े 3 कपड़े पहनने लगे। वरना कभी कभी
देख करके तरस आता था कुछ लोगों को। बेचारे जाड़े में भी पूरे कपड़े नहीं होते। एक तो पैसे की तंगी थी, दूसरी कि कुछ लोगों को ये बता दिया गया था, समझा दिया गया था कि आप इसलिए पैदा ही हुए कि इतने में ही रहिए, गरीबी जो है आपके लिए अभिशाप नहीं है बल्कि ईश्वर का वरदान है। इस तरह की गलत धारणाएं फैलाई गई। तो बेचारे कर भी नहीं सकते थे, उससे ज्यादा उनके पास था नहीं। ऐसा कुछ हो सकता है अरब में भी रहा हो। मेरी आप इससे पहले शेख साहब से बात हुई थी इस सिलसिले में, टेलीफोनिक गुफ्तगू में, तो उन्होंने भी ये बात कही, बल्कि उन्होंने ही ये छेड़ा कि हो सकता है उस जमाने में वहां कपड़े कम रहे हों तो कुछ गरीब तबका या समाज का दबा कुचला तबका जो है कम कपड़े पहनता रहा। तो ये जो पैसे वाले लोग थे या जिन्हें कहा जाए कि ये लोग थोड़ा सभ्य लोग थे, सभ्यता जो है उसके साथ इसका ये कह लीजिए कि धन का बड़ा गहरा रिश्ता है, मेरा अपना मानना है। बगैर इसके सभ्यता जो है पनप ही नहीं पाती है। हम देख रहे हैं अभी 20-30 साल 40 साल पीछे जाकर के देखते हैं तो लोग साल भर में मुश्किल से एक कपड़ा बनवा पाते थे, और वो फट गया है, गंदा हो गया है, खराब हो गया है, फिर भी मजबूरी थी उनकी, वो उसी पे चलाते रहते थे। आज हालात दूसरे हैं। आज तो ऐसा भी होता है कि शाम को कुछ और कपड़ा पहने हुए है आदमी और सुबह में कुछ और पहने हुए है, रात में कुछ और पहन लेता है। ये हालात इसलिए हुए कि अब हमारा पर कैपिटा इनकम का जो रेशियो बढ़ गया, तो हम इस लायक हो गए। उस जमाने में रहा होगा, गरीबी इतनी ज्यादा रही। दूसरी चीज ये भी थी कि खराब लोग हर सोसाइटी में रहे, आज भी हैं, तब भी रहे। वो जहां मैं फोकस कर रहा हूं वो ये है कि वो पहचानी जाए, कोई उन्हें तंग ना करे। तो पहचान तो मैं समझता हूं अगर चेहरा बंद होगा तब तो नहीं हो पाएगी। पहचान के लिए तो चेहरे का खुला होना ही जो है अहमियत रखता है। हम किसी को भी पहचानते हैं सबसे पहले उसका चेहरा देखकर। अगर उसी को बंद कर दिया जाए, जैसा कि हमारे यहाँ रवाजी तौर पे, रस्मी तौर पे बता दिया गया कि साहब वो नकाब पहन लीजिए, मुंह बंद रखिए, आंख बंद रहनी चाहिए। कुछ लोग तो और आगे बढ़कर के कहते हैं कि आवाज भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने आधी आबादी को, दुनिया की आधी आबादी को जीने के हक से महरूम कर दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरा अपना मानना यह है कि पहचान तक तो ठीक है, उसके लिए जो भी तरीका है अपनाया जा सकता है, मगर कपड़ा पहनना या हिजाब लेना आदमी की आजादी होनी चाहिए, वहां तक जहां तक कि वो सोसाइटी के दूसरे लोगों को नुकसान न पहुंचाए। कहा जाता है कि मेरी आजादी वहीं तक है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। तो मैंने अगर उसे कहीं नुकसान पहुंचाया तो मेरी आजादी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। और रही बात इसकी कि ईरान में जो कुछ हुआ है वैसा क्या हिंदुस्तान में होगा, मैं नहीं समझता। और मेरी कामना भी है ऐसी कि ऐसा कुछ न हो। आजादी जो आए, जो रिफॉर्म आए, वो अच्छे तरीके से आए। रिएक्टिविटी पे तो मतलब दूसरी पार्टी भी एग्रेसिव होती है और फिर पता चला कि जो काम होना है वो नहीं हो पाता है और दूसरे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो दरअसल वो तालीम जो है इसको किसी भी सूरत से आम किया जाना चाहिए और उन लोगों की रियायत की जानी चाहिए जो लोग अब भी रिचुअल्स को अपनाए हुए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद उनको मजबूरन ये करना पड़ेगा। जी। मतलब ये समझौता या ये कह लीजिए कि बुर्का जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तालीम उन तक पहुंचे। जी मैडम। शेख साहब हक साहब ने कहा कि तालीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तस्नीम ने भी कहा कि तालीम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारी चीजें अपने आप ही पीछे छूटती जाएंगी, क्योंकि लोगों को खुद समझ आएगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तालीम को अभी जितने लोगों ने पा लिया है, क्या आपको लगता है कि वो
वो भी अभी पूरी तरह से इस्लाम के जो सही सूरत है उसको पहचान पाए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, और वो भी शायद सही तरीके से नहीं जानते कि कुरान के भीतर क्या है। तो एक जो नैरेटिव बनता है वो गलत बन जाता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है? और सर ये मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो ये है नफ्सियाती साइकोलॉजिकल थॉट है, और वो ये है कि एक समाज है, धार्मिक समाज एक है, उसके मुकाबले में हम हैं, हमारे मुकाबले में ये है, ईसाई है, सिख है, फलां। तो एक पहचान बना दी गई है, और इसको बाकी रखने के लिए, उनसे अलग थलग रखने के लिए भी कुछ चीजों पे जोर दिया जाता है, जैसे दाढ़ी, टोपी, पजामा, कुर्ता, बुर्का, स्कार्फ, यानी बिल्कुल मिक्सअप ना होने पाए, यानी अलग थलग रहे बगादा। ये अलग थलग हैं, हम अलग हैं, ये अलग हैं। एक तो ये है। दूसरी बात, इसके पीछे क्या है, इसकी जड़ में क्या है? इसके जड़ में फिर वही आस्था है। आप ये देखें, इसको जोड़ा जाता है, कुरान तो हमारे यहाँ बहुत कम है, इस्लाम इस्लाम तो जो है, हमारे उलमा भी चिल्लाते हैं, मौलवी लोग। लेकिन सही बात, जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कुरान का इस्लाम नहीं फैलाया, कुरान का इस्लाम प्रचलित नहीं हो पाया है, लोग एजुकेट नहीं हो पाए हैं। मैं इस बारे में बताऊं, अभी जो इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सुन्नत और हदीस के जरिए से इस्लाम फैलाया जाता है, और सब कुछ जो है वो कहा जाता है कि सुन्नत के खिलाफ है, रसूल के खिलाफ है, ये तालीमात खिलाफ है। अब सवाल है कि क्या रसूल की तालीम थी कि औरतें बुर्का पहने, औरतें घर में रहें, किसी से बात ना करें, बाहर ना जाएं, कोई कारोबार ना करें? क्या ऐसा किया? मैं रेफरेंस के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भी ऐसे लोग, उलमा, विद्वान, इस्लामी विद्वान की बात कर रहा हूं मैं, वो कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं, मगर उसको इनका इग्नोर किया गया, उनको अनदेखी किया गया, या उनको अपमानित किया गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अभी ताजा मेरे पास ये किताब है, आप देख रहे होंगे, अहद नबी का तमद्दुन, यानी मदीने का माशरा। ये यासीन मजहर सिद्दीकी साहब, जो अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया, इनका डेथ हो गई है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, ये मेरी मुलाकात भी रही है इनसे। इस पे इन्होंने बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माशरा था, समाज था मदीने का, वो कैसा था। औरतें आजाद थी, मजलिस में आती थी, मस्जिदों में आती थी, तकरीरें सुनती थी, सवाल जवाब करती थी, क्वेश्चन आंसर करती थी, क्रॉस क्वेश्चन करती थी, वो पलट के जवाब लेती थी लोगों से। और इसी के साथ औरतें आपके घर पे आती थी, बातचीत करती थी, पूछताछ करती थी, सवालात करती थी। फिर ये भी आता है, इसमें मौजूद है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों के घर पे जाते थे, खवातीन होती थी, उनके घर पे औरतें होती थी, तो पूछते थे, अरे फलां नसीमा तुम कैसी हो, अरे फलां तुम कैसी हो, तो पहचाना तभी तो, अगर मुंह बंद होता तो कैसे पहचानते? तो इससे भी साबित जी होता है ये। तो मालूम हुआ। जी दूसरी बात, आप ये देखिए, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत ही अथॉरिटी किताब है, और ये है पेरिस में रहे हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर रहे हैं इस्लाम के। अभी 97 ईयर्स के एज में इनका डेथ हुआ है, 2006 में शायद। इनकी ये किताब है सीरत पे, इसमें उन्होंने बताया, यही बात बताई कि वो फातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, खुद जानवरों का चारा तैयार करती थी, जाती थी, आती थी, क्या बुर्का पहन के आती थी? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल जो है। खेतों में औरतें काम करती थी, गट्ठर लाती थी, खेती बाड़ी जो वो करती थी, घास साफ करती थी, तो खेती बाड़ी काम कर, जानवर को पालना, दाना देना, ये सब काम, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। समाज समाज होता है। इसी के साथ पर्दे पे एक स्कॉलर और है, बहुत बड़े स्कॉलर जो है, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राशिद साज, हमारे अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, मुलाकात भी है। उनकी किताब है पर्दा मगर किस हद तक, पर्दा मगर किस हद तक, तो है। लेकिन अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और इसके पीछे यही है कि इस्लामी आस्था है। बताने की जरूरत है हमें, हमारे खास और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हम जैसे लोगों की,
कि हम लोगों को बताएं, अवेयर करें। इन उलमा को भी मदरसे में चूंकि बहुत स्टडी का मौका नहीं मिल पाता है, जो बहुत ही लिमिटेड जो बातें बताई जाती हैं बेचारे वही जान पाते हैं, और बाहर निकलने के बाद कोई स्टडी नहीं करते ये लोग, तो इनका बहुत जनरल नॉलेज नहीं होता है, तो बेचारे जो बता दिया गया उसको फैलाते रहते हैं, फिर बाद में सुनते भी नहीं है दूसरे की जो है। तो मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनका आस्था बना हुआ है ये इस्लामी है, इस्लामी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को भी कुरान का स्टडी करना चाहिए, इस्लाम का स्टडी करना चाहिए, और कंपेयर कीजिए। आप देखिए, सोचिए कि रियल इस्लाम क्या है, जो प्रचलित है, जो प्रथा है, रीति रिवाज है, या रियल में कुछ और है। समाज, इस्लाम समाज से अलग नहीं करता, इस्लाम कुरान समाज से अलग थलग नहीं बनाता, अलग पहचान नहीं करता है, वो किसी को डिफरेंस पैदा नहीं करता लोगों में। रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब ये बिल्कुल सब समाज है। हाँ, वो ये कहता है, जो जोर है इस्लाम का वो सिर्फ इस बात पे है कि करेक्टर आपका अच्छा हो, आप वादा खिलाफी ना करें, आप झूठ ना बोले, आप जो बका जो है आप आपका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, आप सब्र से काम लें, तमीज से बात करें। कुरान की एक आयत है, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भले तरीके से बात करो। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, जो आप लोग अमल कर रहे हैं दूसरे लोग, कुरान का कमाल की बात है डिबेट के बारे में, जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, तुम मुजादला करो, डिबेट करो लोगों से, इल्म वालों से, मगर तमीज से, अदब से, साइस्ता, सभ्य तरीके से। डिबेट की भी बात है, जिससे हम महरूम है, हमारा समाज महरूम है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा, अवेयरनेस आएगा, आ भी रहा है, लेकिन रफ्तार स्लो है। मैं इसी उम्मीद है मुझे कि बेहतर होगा। और आप जैसे लोग जो भले लोग हैं, समाज में काम कर रहे हैं और बड़ी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका असर तो होगा, जरूर होगा। जी, जी शेख साहब। तस्नीम, आपसे क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे। जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि हमें बहुत अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जो कुरान को का सही रूप लाने की ज़रूरत है, कैसे संभव हो पाएगा? आप काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, कैसे इसको किस शक्ल में ये आएगा आगे? बिल्कुल, जैसे यहाँ पर अभी आपने एक सवाल किया था ईरान के बारे में और भारत के बारे में, तो दोनों की स्थितियां यहाँ पर अलग है। अगर मैं क्रांति की बात करूं तो ईरान एक पूरी तरह से मुस्लिम देश है, और भारत जो है यहाँ पर बहुत सारे धर्म जाति के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से उसकी तरह से क्रांति नहीं लाई जा सकती। और मेरा मानना है कि हर क्रांति भाषण देकर या झंडे उठाकर नहीं लाई जाती है। कुछ क्रांतियां चुपचाप काम करके और लाई जा सकती हैं। तो हम काम करें, जो हमें जरूरत है, उस समाज को बदलने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उस पर हम बात करें, उस पर हम अवेयरनेस करें। अगर मैं झंडा उठाकर एक क्रांति के लिहाज से अभी जाऊंगी तो मेरे पीछे एक भी लड़की खड़ी नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं उनको जाके एजुकेशन के लिए कन्विंस करूंगी तो वो जरूर उनको लगेगा हाँ इन्होंने भी तो पढ़ा है तो मैं भी पढ़ लेती। तो वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें सेट करने की जरूरत है कि जैसे जो पढ़ लिख गया है, या खास तौर से महिलाएं जो पढ़ लिख गई है, उनके लिए माना जाता है कि इनको तो दीन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। तो हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स सेट करने की जरूरत है, उन लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, उन एग्जाम्पल्स को लेकर कि ऐसा नहीं होता है। हमारे इस्लाम में दीन और दुनिया साथ में चलती है। तो ये दीन और दुनिया के साथ हैं जो ये महिलाएं हैं, जो खड़ी हैं आज, महिलाएं जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया है अपनी जिंदगी में, अपनी एक इंडिविजुअल जो है वो पहचान यहाँ पर बनाई है। तो उस पहचान के साथ हम उस माशरे के बीच जाएं। हम ये ना सोचें कि क्योंकि कई लोग सोचते हैं जो कि ये लोग नहीं समझेंगे कभी, तो हम यहाँ पर क्यों जाएं। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग पढ़ लिख गए हैं या दीन को सही तरह से समझते हैं, वो उसको सही करने के लिए जाएं। जिस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन यहाँ पर किया गया है, तो उसको सही करने की हमारी जिम्मेदारी है।
हम सभी उसकी जिम्मेदारी लें और हम सभी इस पर मिलकर काम करें, तो स्थितियां जो बदलेगी वही हमारी क्रांति होगी। जी, बहुत ही अच्छी बात यहाँ जो आज यहाँ पर चर्चा हुई उससे निकल कर आई है कि यहाँ पर हम सबकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम सब मिलकर समाज को आगे ले जाएँ, जो सही बातें हैं वो लोगों के सामने लाएँ और शिक्षा ज़रूरी है, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता ना हो पाए। तालीम हासिल करने के लिए जिस भी तरह से लोग जाना चाहें, वो जाएँ, लेकिन हम सबकी यहाँ ज़िम्मेदारी होती है कि हम लोगों को उन चीज़ों से बाहर निकालें, जिनको शायद वो धर्म के नाम पर पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस तरह की चर्चाएँ करते रहेंगे। धन्यवाद।